एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ मुझे लगता है कि आगे जाके काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी या कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, क्योंकि उसी से अर्निंग्स विजिबिलिटी हमें काफ़ी अच्छी दिखेगी। सो इस वीडियो में हम ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, दैट इज़ मोल्टेक पैकिंग। अब ये बहुत ही छोटी कंपनी है, इसके ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है जहां मैंने बिजनेस मॉडल को, रिस्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मोल्टेक की हम बात करें मोटा मोटी, अगर उसका बिजनेस मॉडल देखें तो वो रिजिड पैकिंग में है। सो अगर आपने एशियन पेंट्स के डब्बे देखे हैं तो एशियन पेंट्स बेसिकली वो डब्बे नहीं बनाता, मोल्टेक बनाती है, या बर्जर पेंट्स के डब्बे। सो ऑलमोस्ट अधिकतर पेंट्स के डब्बे जो है वो एशियन पेंट मोल्टेक ही बनाती है। अगर आपने लुब्रिकेंट्स के जो लुब्रिकेंट्स ऑयल हो गया उसके डब्बे अगर आप देखोगे तो अगेन वो मोल्टेक बनाती है। सो रिजिड पैकिंग में है। फूड सेक्शन में अगर आप बहुत सारे आइसक्रीम्स देखोगे उसके जो कंटेनर्स होते हैं वो मोल्टेक बनाती हैं। प्लस अगर आप इनका देखोगे, इनके एबिडा मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके दो रीजंस हैं। एक तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि जब भी आपको कंटेनर बनाने हैं तो उसके लिए मोल्ड्स लगते हैं, रोबोट, मशीनरी, जो भी सब लगता है, इसका ये लोग इंपोर्ट ना करके ये मशीनरी, ये सब लोग ये खुद ही बनाते हैं। इससे मार्जिन्स इनके काफ़ी अच्छे बने हैं। प्लस जो इनका फूड सेक्शन है, जैसे मैंने कहा आइसक्रीम्स हो गया, घी हो गया, मिठाइयों के बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर फूड सेक्शन में आप देखोगे कि मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी इनके मार्जिन्स आप देखोगे पिछले कई सालों से तो काफ़ी बड़े हैं, ड्यू टू फूड सेक्शन, फूड F&F सेक्शन सेगमेंट जिनको ये कहते हैं। प्लस पम्प्स सेक्शन में भी मार्जिन्स कंपैरेटिवली अच्छे हैं, इसके वजह से इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं कि आगे कंपनी क्या कर रही है जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो दैट इज़ IBM इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। तो कंपनी यहाँ एंटर कर रही है। जो ये फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपका कॉस्मेटिक्स हो गया, FMCG, इनको केटर करेंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो IBM है इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, यहाँ पे अगर इनका मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का मार्केट है। एंड ये लोग इन 3 to 4 ईयर्स यहाँ पे 7 to 10% मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं। हालांकि दूसरे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो IBM है, दैट इज़ इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, यहाँ पे भी IML की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। IML क्या होता है ये आप उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप मोल्टेक का वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पर अगेन जो IML टेक्नोलॉजी है वही ये लोग IBM में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनको स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग वो काम कर रहे हैं। 8 to 9% की CAGR ग्रोथ है। अगर IBM दैट इज़ इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की अगर मार्केट की मैं बात करूँ, वहाँ पे 8 to 9% CAGR की ग्रोथ है। अगर हम इनके कैपेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का इनका कैपेक्स आ रहा है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए। सो ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ रिस्क भी है। उस वीडियो में मैंने रिस्क इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। IML पैकिंग, देन QR रिलेटेड इनकी टेक्नोलॉजी, इनके कॉम्पिटिटर्स वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है। ये लोग काफ़ी आगे हैं इनके कॉम्पिटिटर्स से, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। Q3 के आप नंबर्स देखोगे तो पेंट सेक्शन से वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है, बट Q3 के नंबर्स इनके हमेशा ठीक ठाक ही होते हैं। Q4 के नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रहने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम पेंट सेक्शन, वहाँ से नंबर्स अच्छे होने चाहिए। सो बट अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। एंड एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 12% है, CAGR ग्रोथ 3 ईयर्स की 12% है। एंड अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 5 ईयर्स की 15% है, 3 ईयर्स की 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 20 to 22% के आसपास। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो येस, वैल्यूएशन थोड़ा अपर साइड पे है। यहाँ पर रिसेंटली इसमें काफ़ी स्टॉक प्राइस इसका काफ़ी ऊपर गया है। इस कंपनी को वॉच लिस्ट पे आप ज़रूर रखिएगा, बिजनेस को ट्रैक ज़रूर कीजिएगा, करेक्शन का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, दैट इज़ तत्वचिंतन। अब इसके ऊपर भी अगेन मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझाया है इन अ सिंपल वे, ज़्यादा केमिस्ट्री वहाँ पे यूज़ नहीं की है। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मोटा मोटी अगेन अगर हम बिज़नेस मॉडल की बात करें
सो इनके अगर प्रोडक्ट्स देखें तो एक SDA है, दैट इज स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, जो ये जियोलाइट्स के लिए बनाते हैं। फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में भी ये लोग हैं। देन अगेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाते हैं फॉर सुपर कैपेसिटर बैटरीज। तो आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, यहाँ पर सुपर कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। एंड सुपर कैपेसिटर्स बेसिकली एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सुपर कैपेसिटर्स के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। कार्स में आजकल आप देख रहे हो जो नई कार्स आ रही है वहाँ पर काफ़ी सुपर कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इनका जो है फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, जो आपका जो डाइज हो गए, पिगमेंट्स हो गए, या पर्सनल केयर इंडस्ट्री में ये यूज़ होते हैं। Q4 में जो इनके नंबर्स थे वो इतने अच्छे नहीं आए हैं ड्यू टू SDA रेवेन्यूज़। तो यहाँ पे जो SDA रेवेन्यूज़ हैं, दैट इज स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, यहाँ पर इनका रेवेन्यू काफ़ी फॉल हुआ है ड्यू टू जो ऑटो प्रोडक्शन है वहाँ पर डिसरप्शन था। अब ऑटो प्रोडक्शन में डिसरप्शन क्यों थे आपको पता है, ड्यू टू चिप शॉर्टेज। तो आगे के 2 क्वार्टर्स भी अगर आप देखोगे, जो नया साल आ रहा है उसके आगे के जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे, अगेन वहाँ पर SDA से रेवेन्यू डिप्रेस्ड रहेंगे। एंड 2 क्वार्टर्स के बाद SDA के रेवेन्यूज़ में हमें थोड़ी स्टेबिलिटी दिख सकती है। सो FY23 के जो नंबर्स हैं, ओके, ये फ्लैटिश नंबर्स आपको दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि कंपनी ने काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। SDA में इन लोगों ने 2 न्यू कस्टमर्स ऐड किए हैं, 3rd कस्टमर्स पे डिस्कशन चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि FY23 के नंबर्स फ्लैटिश दिख सकते हैं। एंड जैसे ये कंपनी जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस कंपनी में आपको पेशेंस बहुत दिखाने पड़ेंगे। जैसे PTC में इन लोग ने 2 नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 4 to 5x रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 में फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। जैसे बैटरी स्टोरेज हो गया, आपका सोलार पावर प्लांट हो गया, EV साइड पे जो डिमांड हो रही है उसके वजह से बहुत प्रोडक्ट्स इनके नेक्स्ट 24 मंथ्स में कमेंस्ड हो सकते हैं। जैसे फ्लेम रिटार्डेंट हो गया, तो कंपनी प्रोसेस में है इसको कमर्शलाइज करने में, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है। सो काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, ह्यूज पाइपलाइन है प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगेन इसको टाइम लगेगा। सो वैल्यूएशन अगर आप स्टार्टिंग से, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, आप देखोगे कि इनको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला ही है। एंड मेरे पास ये कंपनी अभी है नहीं है, बट मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है ऑफकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर मैं और डिप्स का वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम मुझे लगता है। सो आई एम वेटिंग फॉर मोर डिप्स, क्योंकि अगेन जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे वहाँ पर वी डोंट नो कि SDA के रेवेन्यूज़ कैसे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर टाइम मिल सकता है टू रिव्यू नंबर्स एंड एवरीथिंग, टू रिव्यू द रिजल्ट्स। तो मैं इस पे मैं डिप्स का वेट कर रही हूँ। आप भी इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा, बिज़नेस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट कंपनी जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, दैट इज़ एप्पल इंडिया। अब इसके ऊपर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, जहाँ पर मैंने बहुत आसानी से बिजनेस मॉडल समझाया है, रिस्क बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो एप्पल बेसिकली ऐड डिलीवर करता है मोबाइल डिवाइसेस पे, तो जो आपको भी एड्स दिखते हैं मोबाइल पे वो एप्पल ही करता है। एप्पल सिर्फ एड्स ही नहीं दिखाता, बट यूज़र का बिहेवियर भी देखता है एंड उस रिलेटेड उसको ऐड दिखाता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाता है। एप्पल के पास डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, जो आपके बिहेवियर को ट्रैक करके ट्रांजैक्शन को एंड उस हिसाब से आपको एड्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पे एप्पल 25 to 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज़ वेरी गुड नंबर ना। इसके रीजंस ये भी हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे हो गई, इंडिया हो गई, या बाकी जो एमर्जिंग मार्केट्स हो गए, यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। नंबर 1 इज़ दिस। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थ्रू टीवी का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ना कि डिजिटल ऐड का। वही अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में देखोगे 50% प्लस वहाँ पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का पेनिट्रेशन है, जबकि इंडिया में ये नंबर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 20 to 25% ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ डेवलप कंट्रीज़ में 50% प्लस का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का पेनिट्रेशन है, इंडिया में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ग्रोथ पाथ पे है। मोबाइल एड स्पेंड की अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड 32%। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है। इस कंपनी में आपको काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 3rd पार्टी कुकीज़ की बात कर रही है, कल एप्पल अपना कुछ चेंजेस कर लेता है। तो हालांकि
जो कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ का एप्पल पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको इन रिस्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कब कुछ चेंजेस आ जाए, पॉलिसी चेंजेस आ जाए, यू डोंट नो। मैंने उस वीडियो में रिस्क बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखोगे ऑलमोस्ट 46% है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 69% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है ड्यू टू इट्स बिजनेस मॉडल एंड इसके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, काफ़ी ह्यूज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, उसके वजह से वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम ही मिला है। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस डोमिनेंट प्लेयर है कंज्यूमर फाइनेंस स्पेस में, जहाँ पे ये लोग ने एंट्री ली है इन वेरियस लेंडिंग सेगमेंट्स में भी, जहाँ पे हाउसिंग जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज से ग्रो हुआ है। कंज्यूमर बिजनेस अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 33% फॉर्म करता है ओवरऑल कंसोलिडेटेड AUM का। अब बजाज फाइनेंस एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है और मैं हर डिप्स पे इसको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। आई एम वेरी बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस। इसका मेन रीज़न है जो इनका नया एक सुपर ऐप आ रहा है, हम 2 मिनट में उसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ मुझे लगती है। एंड अगर हम Q4 के नंबर्स देखें तो यहाँ पे हेल्दी नंबर्स थे, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है, स्ट्रॉन्ग NII ग्रोथ है ऑलमोस्ट एट 30% ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पर अगर आप GNPA एंड NNPA देखोगे वो भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, तो GNPA ऑलमोस्ट 1.60% पे है, वेराज NNPA जो है वो ऑलमोस्ट 0.68% पे है। पैट ऑलमोस्ट 80% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर और 14% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो नंबर्स अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस के काफ़ी अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, एसेट क्वालिटी इनकी बहुत सुपर्ब है, मुझे इसी वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो मैं वाई आई एम वेरी बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस इज़, ये लोग जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं दैट इज़ सुपर ऐप। सो ये जो सुपर ऐप है ये बेसिकली 5 प्रोप्राइटरी मार्केट प्लेसेस डेवलप कर रहे हैं, विच इज़ EMI स्टोर हो गया आपका, इंश्योरेंस मार्केट प्लेस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकिंग एंड हेल्थ हो गया। सो ये बेसिकली अलाउ करेगा कस्टमर को कि उनके होस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, उसको रिव्यू करे, उसको कंपेयर करे एंड बाय करे। सो ऑलमोस्ट इनके जो 1,20,000 मर्चेंट्स हैं जो इनके साथ काम करते हैं, जैसे आपका क्रोमा में आप जाते हो वहाँ आपको बजाज फाइनेंस मिल जाएगा, विजय सेल्स में मिल जाएगा, तो उसमें से ऑलमोस्ट 12,000 इनके डिजिटल ऐप से बोर्ड हो चुके हैं। ये लोग एक सुपर ऐप बना रहे हैं। तो अगर जैसे कोई प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्टनर मिलेगा जो मर्चेंट है टू कम एंड पिकअप द प्रोडक्ट्स। सो कंसिडर दिस कि बजाज फाइनेंस ये बोल रहा है कि अगर आप कहीं से प्रोडक्ट ले रहे तो मैं ही फाइनेंस कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, तो क्योंकि मैं ही फाइनेंस कर रहा हूँ तो मैं खुद का ही मार्केट प्लेस बना दूँ। जैसे अमेज़ॉन पे आप जाके कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और अमेज़ॉन पे से उसको पे कर रहे हो, तो अमेज़ॉन का खुद का मार्केट प्लेस है। वैसे ही अगर बजाज फाइनेंस खुद ही फाइनेंस कर रहा है उनके EMI जो इनका नो कॉस्ट EMI के थ्रू, तो वहाँ पर बजाज फाइनेंस ने ये सोचा कि मैं अपना ही मार्केट प्लेस क्यों ना क्रिएट कर दूँ। तो इनका जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट प्लेस, वहाँ काफ़ी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स रहेंगे जहाँ आप कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद बाय कर सकते हो। ब्रोकिंग रिलेटेड आप लोन ले सकते हो अगेंस्ट योर शेयर्स। हेल्थ केयर में यहाँ डॉक्टर का पोर्टल होगा जहाँ पे आप हॉस्पिटल रिव्यू कर सकते हो। तो सब कुछ बेसिकली एक ही ऐप में हो जाएगा। यहाँ पे अगर फेज़ 1 देखोगे आप वेब प्लेटफॉर्म का, तो वो अक्टूबर 22 से लाइव होगा एंड फेज़ 2 बाय मार्च 23। सो ये जो सुपर ऐप है इसके लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो अगर सही से बहुत अच्छे से हो गया तो दिस कैन बी ह्यूज। एंड बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट का हमने देखा है कि उन्होंने पिछले कई सालों से कितने अच्छे से बजाज फाइनेंस को ग्रो करवाया है एंड बहुत अच्छे से बिजनेस सेटअप किया है। तो सुपर ऐप भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि सुपर ऐप भी वो लोग काफ़ी अच्छे से इसको मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। एंड सो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है और मैं हर डिप स्पेस को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ। वैल्यूएशन हमेशा बजाज फाइनेंस को प्रीमियम ही मिला है, नो डाउट ऑन दैट, बिकॉज जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस तरह के कंजर्वेटिव हैं ये लोग, जिस तरह से लोन्स देते हैं एंड एवरीथिंग, सो ऐसे केस में हमेशा प्रीमियम वैल्यू ही बजाज फाइनेंस को मिला है। सो इस स्टॉक पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा।
नेक्स्ट स्टॉक जहां आपको ध्यान देना है दैट इज़ अपोलो पाइप्स। मैं अपोलो पाइप्स की बात कर रही हूँ, जो पाइप्स में है दैट इज़ CPVC या PVC पाइप्स जो हो गए हैं, और इनके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी है जैसे टैंक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अपोलो पाइप्स के अगर Q3 नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, Q4 आए नहीं है, सो Q3 नंबर्स अगर आप देखोगे सो दैट इज़ जो बाकी के पाइपिंग कंपनीज़ हैं उनसे काफ़ी बेटर हैं। अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर आप देखोगे बाकी के पाइपिंग कंपनीज से काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है इनकी। FY23 में दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू, जो मुझे लगता है उसके आसपास हो जाना चाहिए। उसके बाद भी दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 20% की रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन इनकी नई कैपेसिटीज़ भी आने वाली हैं। ऑफकोर्स ये अभी ऑन बोर्ड सब चल रहा है, ड्राइंग पेपर पे है, लेकिन जो नई कैपेसिटीज़ आएगी जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, वो कैपेसिटीज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आएगी। तो अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो इनके मार्जिन्स हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं ड्यू टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो ये लोग नए इंट्रोड्यूस करेंगे। सारी पाइपिंग कंपनी में अगर आप देखोगे प्रॉब्लम यहाँ पे डी स्टॉकिंग की चल रही है। एंड अगर आप अपोलो पाइप्स का एबिडा पर टन देखोगे तो दूसरी पाइपिंग कंपनीज के कंपैरिजन में इनका एबिडा पर टन बहुत कम है, क्योंकि दूसरी पाइपिंग कंपनीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है, नंबर 1। सेकेंड चीज़ ये कि अपोलो पाइप्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देता है, तो ऐसे इन रीजंस की वजह से एबिडा पर टन अपोलो पाइप्स का कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पाइपिंग कंपनीज। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है एबिडा पर टन इंक्रीज़ होने की। लेकिन अभी जैसे कि कंपनी का ध्यान है मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने में, इनके पास मार्केट शेयर का भी ह्यूज स्कोप है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इनको बढ़ने का। सो नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन मार्केट शेयर। तो एबिडा पर टर्न या एबिडा मार्जिन्स धीरे धीरे बढ़ेंगे जैसे जैसे ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान, जैसे मैंने कहा, कि मार्केट शेयर पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि अगर आप सारे पाइपिंग कंपनीज देखोगे यहाँ पे स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ था, अपोलो पाइप्स में भी करेक्शन हुआ था। रिसेंटली अगर आप देखोगे इनका स्टॉक प्राइस बढ़ा, तो प्रॉब्लम वॉज कि 21 में अगर आप देखोगे कि इन्वेंट्री गेन्स की वजह से सारी पाइपिंग कंपनीज़ के मार्जिन्स बहुत अच्छे थे, 22-23%, ठीक है। जिनका 17-18% रहता था उनका 21-22% तक गया। अपोलो पाइप्स का 13-15% तक मार्जिन्स रहते थे, उनका 18% तक गया। सो ऐसे केस में इस वजह से मार्केट, अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अभी क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, बाद में जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, PVC प्राइसेस अब नॉर्मलाइज होने के बाद मार्जिन्स इनके अपने अपने लेवल्स पे आ गए। सो ऐसे केस में स्टॉक प्राइस सारी पाइपिंग कंपनीज़ के काफ़ी करेक्ट हुए। एंड अगर आप अपोलो का भी देखोगे, यहाँ पर मार्जिन 13-15% इज़ द सस्टेनेबल लेवल। एबिडा मार्जिन की मैं बात कर रही हूँ। तो इस कंपनी में मुझे ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है। जो मैनेजमेंट है इस कंपनी का काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन लेवल काफ़ी अच्छी। अपोलो ग्रुप को अगर आप, अपोलो ग्रुप के बारे में अगर आपको पता है तो यू नो हाउ द मैनेजमेंट इज़। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आएंगे, धीरे धीरे इनके मार्जिन भी अच्छे रहेंगे, एबिडा पर टन भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली ये कंपनी अच्छी लगती है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे 3 इयर्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट 22% की है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 3 इयर्स की ऑलमोस्ट 26% है। बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर है। सो ये एक कंपनी है जो मुझे लगता है आपने अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट बूम की बात चल रही है तो दिस कैन बी अ प्रॉक्सी प्ले टू रियल एस्टेट। अगर आप डायरेक्ट कोई रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो अ गुड प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट। इसलिए मुझे बिल्डिंग मटेरियल्स, बेसिकली मुझे ये सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। ये इस कंपनी पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिजनेस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दैट इज़ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी। लक्ष्मी बेसिकली अगर आप देखोगे AI में है, SI में है, एंड अभी इनका फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट आ रहा है। मैं अगर इस कंपनी के लिए बुलिश इसलिए हूँ ड्यू टू फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। हम 2 मिनट में इसकी बात करेंगे। अगर फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की मैं बात करूँ, इस कंपनी में यहीं से ही आपको 200-300 करोड़ का इंक्रीमेंटल, दैट इज़ एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। AI बिजनेस अगर आप देखोगे इनका कैश जनरेटिंग बिजनेस है। SI बिजनेस में बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो आगे जाके कुछ टाइम में
कमर्शलाइज हो जाएंगे। 450 करोड़ का इनका कैपेक्स आ रहा है फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल में। फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से मार्जिन्स एक्सपैंड होंगे, तो यहाँ पे मार्जिन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। फ्लोरीन एज अ केमिस्ट्री अगर आप देखोगे, यहाँ पर 1 in every 3 API विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरीन केमिस्ट्री, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। प्लस एग्रोकेमिकल्स में अगर आप देखोगे फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स काफ़ी यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट से। दिस इज़ वन कंपनी अगेन वेयर आई एम वेरी बुलिश। एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे थोड़ा प्रीमियम पे लगता है, बट जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है डिप्स पे मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करते जाती हूँ। मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।